पीएम मोदी के निर्देश पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। अफगानिस्तान के हालात की दी जानकारी। कहा, सरकार जल्द से जल्द अफगानिस्तान से सभी भारतीय लोगों को निकालने के लिए है प्रतिबद्ध। हालात पर भारत दुनिया भर के देशों के संपर्क में, विपक्ष ने भी दिया सरकार का साथ। अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए भारत का ऑपरेशन देवी शक्ति जारी। वायुसेना के विमान से गुरुवार को आए 24 भारतीय और 11 नेपाली नागरिक। अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप वापस लाए जाने के बाद देश भर के कई गुरुद्वारों में हुई विशेष अरदास के रूप में शुक्राना की अरदास। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के गेट पर धमाका। 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत, 3 घायल। अमेरिका ने अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट पर न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की दी सलाह। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने नागरिकों के लिए जारी की चेतावनी। अमेरिका ने नागरिकों को बाहर निकालने की समय सीमा के बाद किसी सैन्य भूमिका की संभावनाओं को किया खारिज। फ्रांस, बेल्जियम ने नागरिकों की रिहाई पर लगाई रोक। भारत ने कोविड टीकाकरण में हासिल की अभूतपूर्व सफलता। देश की 50% पात्र आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की दी गई पहली खुराक। टीकाकरण का आंकड़ा 61 करोड़ के पार। गुरुवार शाम 7 बजे तक लगभग 68 लाख वैक्सीन की डोज दी गई। कोविड से केरल में बिगड़े हालात। एक दिन में सामने आए 31,000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल में टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाने की जरूरत पर दिया जोर। केंद्रीय गृह सचिव ने केरल और महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों के साथ की बैठक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सितंबर और अक्टूबर का महीना अहम। देश में नई ड्रोन पॉलिसी अधिसूचित। ड्रोन उड़ाने के कई नियमों में बदलाव कर मंजूरी मिलना किया गया आसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया ऐतिहासिक क्षण। कहा, स्टार्टअप्स के साथ साथ इस सेक्टर में काम करने वाले युवाओं को भी मिलेगी बड़ी मदद। असंगठित कामगारों को नई पहचान देने के लिए केंद्र की बड़ी पहल। श्रम मंत्रालय ने लॉन्च किया ई श्रम पोर्टल। देश के 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डेटाबेस तैयार कर इन्हें सामाजिक सुरक्षा सेवाओं से जोड़ने की पहल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। कुल 1424 छात्रों को दी गई डिग्रियां। नई शिक्षा नीति के तहत यूपी में उठाए गए कदमों की सराहना। छात्रों से जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बनने को कहा। बेटियों के प्रदर्शन को सराहा। भारत ने मालदीव में शुरू की अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। 6.74 किलोमीटर लंबा पुल और कॉजवे लिंक राजधानी माले को आसपास के द्वीपों से जोड़ेगा। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को अफगानिस्तान के ताजा हालात के बारे में जानकारी दी। बैठक में 31 पार्टियों के 37 नेता मौजूद थे। खास बात यह सामने आई कि ज्यादातर भारतीयों को वापस लाने स्वदेश पहुंच गए हैं वो, और ऐसे में सरकार जल्द से जल्द लोगों को पूरी वापसी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता जता रही है। अफगानिस्तान में पल पल बदलती स्थिति और वहां बिगड़ते हालात पर भारत की नजर है। पड़ोसी देश होने के नाते अफगानिस्तान के हालात को लेकर भारत की भी चिंता है। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री समेत सरकार वहां के हालात पर गहरी नजर रख रही है। पीएम मोदी के निर्देश पर गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को अफगानिस्तान के ताजा हालात के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाया। बैठक में 31 पार्टियों के 37 नेता मौजूद थे और सबने अपनी अपनी राय रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को अफगानिस्तान के हालात से अवगत कराया। विदेश मंत्री ने बैठक के बाद कहा कि ऑपरेशन देवी शक्ति के 6 उड़ानों से अधिकांश भारतीयों को वापस लाया गया है, लेकिन अभी कुछ लोग वहां हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार जितनी जल्दी हो सके लोगों को पूरी तरह से वहां निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। Most of the Indians, but not all of them, there are still a few out there
Some of them could not make it for the flight yesterday, but definitely we will try and bring out everybody. We have also brought out some Afghan citizens who wanted to come to India at this point of time, like by instituting an e-visa policy. The overall sense was that government is very, very strongly committed to ensuring the full evacuation as soon as possible. विदेश मंत्री ने कहा कि अफगान संकट पर सरकार और सभी राजनीतिक पार्टियों की एक जैसी राय है। उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री और वो दुनिया भर के नेताओं के संपर्क में हैं और अफगानिस्तान के हालात थोड़ा स्थिर होने पर सरकार फैसला लेगी। Any international decisions which are made, any gatherings which are there, that our diplomacy, our role, our interests are recognized. We are in touch with many partners. There will be many more meetings in the coming days. I think some of you know, last 2 days, President Putin and Chancellor Merkel spoke to Prime Minister. There will be, I think, some other calls at his level. There are many other foreign minister calls at my level. अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। बैठक में शामिल दलों ने भी इस मसले पर सरकार और देशहित का समर्थन किया। देश का मामला है और लोगों के हित में, देश के हित में हम एकजुट होकर काम करना है। एक बेहतर अफगानिस्तान बनाने के लिए उसमें कार्यरत हिंदुस्तानी नागरिकों को किस तरह से सुरक्षित वापस लाया जाए देश में, इसके ऊपर सरकार से स्पष्टीकरण मांगे, जो कि सरकार ने अपने वक्तव्य में दिया। उन्होंने ये बताया कि वो ऑपरेशन देवी शक्ति चला रहे हैं और उसके जरिए नागरिकों को बाहर फ्लाइट्स के जरिए जो है लाया जा रहा है। इस बीच अफगानिस्तान के काबुल से लोगों को निकालने के क्रम में भारतीय वायुसेना का एक विमान गुरुवार को दिल्ली पहुंचा। वायुसेना के इस विमान से 24 भारतीय नागरिक और 11 नेपाली नागरिकों को लाया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारत सरकार अफगानिस्तान से भारतीयों और अन्य देशों के नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम जारी रखे हुए है। भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अब तक करीब 700 लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाला है। भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अब तक करीब 700 लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाला है। भारत वहां से अपने सारे कूटनीतिक स्टाफ को वापस बुला चुका है। फिलहाल अफगानिस्तान में हालात तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि पहली प्राथमिकता लोगों को निकालने पर है। विक्रमजीत सिंह के साथ अजय विक्रम सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश भर में कई गुरुद्वारों में अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप वापस लाए जाने के बाद विशेष अरदास के रूप में शुक्राना की अरदास की गई। और अफगानिस्तान पर तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद वहां के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी काबुल में हवाई अड्डे के बाहर 2 धमाके हुए हैं। इन धमाकों में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। इस आत्मघाती हमले में कई नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है, जबकि बहुत से अन्य लोग घायल भी हुए हैं। आतंकी हमलों की आशंका के बीच गुरुवार को विदेशी और आतंक के खिलाफ युद्ध के दौरान अमेरिका और दूसरे देशों की मदद करने वाले अफगान नागरिकों को निकालने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस सहित तमाम देश अपने नागरिकों को निकालने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इस बीच विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा है कि हर 3 में से 1 अफगान नागरिक यानी करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है। अस्थिरता, असमंजस, अफरा तफरी के बीच पसरा खौफ का साया। पिछले कई दिनों से काबुल समेत अफगानिस्तान के अधिकतर इलाकों में यही माहौल है। न सरकार है न प्रशासन। देश पर ऐसे समूह का कब्जा है जिसे लेकर स्थानीय लोगों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक सभी चिंतित हैं। बिगड़ती स्थिति और तालिबानी नीतियों का खौफ लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। बेहतर कल की आस में काबुल हवाई अड्डे पर उम्मीदों का जनसैलाब है, लेकिन यह आशा कभी पैरों तले कुचल दी जा रही है तो कभी संगीनों की नालियां इन्हें भूख और प्यास से तड़पने के लिए यहीं छोड़ देती हैं। मेरे सिर में दर्द है, मैंने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ 1 गिलास चाय ही नसीब हो पाई है। बहुत बुरा लग रहा है।
स्थिति बहुत खराब है, हर तरफ लड़ाई और बमबारी हो रही है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। घर जल गए हैं, हम बेघर हो गए हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट पर न जाने की चेतावनी देते हुए सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। ऐसी ही चेतावनी ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने नागरिकों के लिए जारी की है। ब्रिटेन अब तक अपने 12,000 नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल चुका है। गुरुवार को विदेशी और आतंक के खिलाफ युद्ध के दौरान अमेरिका और दूसरे देशों की मदद करने वाले अफगान नागरिकों को निकालने का सिलसिला जारी रहा। ऑस्ट्रेलिया ने भी गुरुवार को अपने और नागरिकों को बाहर निकाला। वहीं अमेरिका अब तक 80,000 से अधिक लोगों को निकाल चुका है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि 31 अगस्त के बाद काबुल हवाई अड्डे का प्रबंध अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं होगी। अमेरिकी दूतावास फिलहाल हवाई अड्डे से काम कर रहा है। पेंटागन ने नागरिकों को बाहर निकालने की समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी सैन्य भूमिका की संभावना को खारिज किया है। 14th, I believe, we have evacuated over 80,000 people. मेरा मानना है कि 14 अगस्त के बाद से 80,000 से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है और दिन रात लोगों को निकालने का काम चल रहा है। If Americans are still there and need help. अगर वहाँ कोई अमेरिकी नागरिक रह जाता है तो हम देखेंगे कि उसकी कैसे मदद की जा सकती है। मुझे उम्मीद नहीं है इस तरह की सहायता में कोई सैन्य भूमिका होगी। That there would be a military role in that sort of assistance. उधर फ्रांस शुक्रवार की शाम के बाद अफगानिस्तान से लोगों को निकालना रोक देगा। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स ने गुरुवार को RTL रेडियो को बताया कि लोगों को निकालने का काम शुक्रवार शाम तक ही जारी रहेगा। बेल्जियम में भी आतंकी हमलों की आशंका के मद्देनजर लोगों को निकालने का काम बंद करने का फैसला किया है। उधर तालिबान के खिलाफ पंजशीर घाटी में विद्रोह का झंडा बुलंद करने वाले अहमद मसूद की तरफ से कहा गया है कि वो काबुल प्रशासन का हिस्सा तब ही बनेंगे जब एक समावेशी सरकार को लेकर समझौता होगा। अहमद मसूद के प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि तालिबान से अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है, हालांकि बातचीत जारी है। वहीं हिंसा, झड़पों, बैंकों और सरहदों के बंद होने के कारण विस्थापितों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा है कि हर दिन 3 में से 1 अफगान नागरिक, करीब 1 करोड़ 40 लाख लोग को भूखे पेट सोना पड़ रहा है और 20 लाख कुपोषित बच्चों को तत्काल उपचार की आवश्यकता है। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक हिंसक संघर्ष व असुरक्षा के कारण 5.5 लाख लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लगभग 70,000 लोगों ने देश के अन्य हिस्सों से राजधानी काबुल में शरण ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण स्थान भारत हासिल कर रहा है। टीकाकरण में महत्वपूर्ण उपलब्धि देश ने हासिल की है। देश की 50% पात्र आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि भारत ने कोविड टीकाकरण में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। देश की 50% पात्र आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। और कोरोना महामारी के लिहाज से ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और अगले 2 महीने बेहद सावधानी के होने चाहिए। ऐसे में कुछ इलाके अभी भी चिंता का सबब बने हुए हैं, जिसमें केरल सबसे चिंताजनक तस्वीर सामने रख रहा है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ देश की जंग जारी है। इससे निपटने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना के मामलों पर बहुत हद तक विराम लगा है, लेकिन केरल की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। बुधवार को 31,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे, जबकि गुरुवार को थोड़ी राहत रही और 30,007 मामले सामने आए। वहां पर सक्रिय मामलों की संख्या भी 1 लाख को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल में टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है। टेस्ट्स जो हो रहे हैं केरल में, उनकी संख्या को और बढ़ाने की आवश्यकता है और इन टेस्ट्स में जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि केरल में प्रति पॉजिटिव व्यक्ति जो कॉन्टैक्ट ट्रेस होते हैं वो 2 से भी कम है। केरल और महाराष्ट्र में हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद थे। बैठक में पूरे हालात की समीक्षा हुई और जरूरी निर्देश भी दिए गए। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी केरल का दौरा करके हालात की जानकारी ली थी।
केरल में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को लेकर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रही है। केरला सरकार अनफॉर्चुनेटली उसको स्वास्थ्य के आधार पर, साइंटिफिक डाटा के आधार पर करने के बजाय पॉलिटिकल आधार पर, रीजंस के आधार पर रिलैक्सेशन और ये लॉकडाउन ये निर्णय लेना शुरू कर दिया है। ये सारे विषय, ये केसेस की संख्या बढ़ने की एक मुख्य कारण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश अभी भी दूसरी लहर की चपेट में है और आगामी सितंबर और अक्टूबर का महीना काफी अहम होगा, जब देश में कई त्योहार मनाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने त्योहारों को देखते हुए कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। The second surge has not concluded. It is not over. Therefore, we have to maintain all necessary precautions, particularly in the light of our experience that after every festival we see a spike, and therefore the coming month of September and October are crucial for us. आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 46,164 नए मामले दर्ज किए गए। सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.3% हैं। देश में फिलहाल 3,33,725 सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिसमें कोविड के सक्रिय मामले 10,000 से 1 लाख के बीच हैं। वर्तमान में रिकवरी 97.63% है। कोरोना के संभावित खतरों से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान को और व्यापक और मजबूत किया जा रहा है। गुजरते दिन के साथ टीकाकरण अभियान आंकड़ों के स्तर की नई ऊंचाइयां छू रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अभी तक 60.38 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। अकेले अगस्त महीने में ही औसतन 57 लाख खुराक हर दिन दी गई है। 18 बरस से ऊपर की जो देश की बालिग आबादी है, उसमें 50% लोगों को पहला टीका दिया जा चुका है और 15% लोगों को दोनों टीके दिए जा चुके हैं। कोविड की रफ्तार कमजोर तो हुई है, लेकिन खतरा टला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश में नई ड्रोन पॉलिसी अधिसूचित हो गई है। अब ड्रोन उड़ाने के कई नियमों में बदलाव कर मंजूरी मिलना आसान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि स्टार्टअप्स के साथ साथ इस सेक्टर में काम करने वाले युवाओं को भी इससे मदद मिलेगी। भारत में होने जा रही है ड्रोन क्रांति, क्योंकि सरकार ने नई ड्रोन पॉलिसी को अधिसूचित कर दिया है, जिसमें ड्रोन उड़ाने के कई नियमों में बदलाव किया गया है। नई नीति के तहत अब डीजीएफटी द्वारा ड्रोन के आयात को नियंत्रित किया जाएगा। अब किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार का कहना है कि ये नीति 21वीं सदी की सोच और विचार के आधार पर क्रांति करेगी। इस क्रांति के 3 भाग हैं। प्रथम भाग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। द्वितीय भाग जितने भी बेफजूल फाइलिंग सिस्टम्स हैं, स्वीकृति की प्रावधान है, जिनकी कोई जरूरत नहीं होती, उन सिस्टम्स को हम निकालें। और इसका तीसरा भाग कि जितने भी किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स होती हैं, ऑपरेशनल बैरियर्स होती हैं, उन्हें भी हमें अलग करना होगा। और ये तीनों भागों के साथ सदैव सावधानी एवं सुरक्षा के मुद्दों को अग्रसर रख के इन दोनों लक्ष्यों के बीच में एक संयम और एक संगम हमें लाना होगा। नई नीति में ड्रोन के ट्रांसफर और डी रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित प्रक्रिया आसान की गई है। पहले इस काम के लिए 72 प्रकार की फीस होती थी, लेकिन अब मात्र 4 प्रकार की फीस कर दी गई है। व्यापार के लिए अनुकूल एक नियामक व्यवस्था की सुविधा के लिए मानव रहित विमान प्रणाली संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। नई नीति के तहत कृषि, खनन, अधोसंरचना, रक्षा के क्षेत्र में ड्रोन एप्लीकेशन लाया जा रहा है। इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होगा। ड्रोन पॉलिसी निर्धारित होने के पहले ही 200 स्टार्टअप्स भारत में पूर्ण रूप से सेटअप हो चुकी हैं।
तो इसका लाभ अकेले ड्रोन क्षेत्र में नहीं रहेगा, लेकिन भारत के अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में भी रहेगा। भारत की कितने औद्योगिक क्षेत्रों में फुर्ती आएगी, कॉस्ट कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी, बॉटम लाइन्स बढ़ेंगे, तो वहां भी इसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ सभी को मिलेगा और इसी का नींव बनेगी भारत में हजारों जॉब्स का नए अवसर प्रदान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रोन संबंधी नए नियमों को इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे स्टार्टअप्स के साथ साथ इस सेक्टर में काम करने वाले हमारे युवाओं को भी काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि ये नियम विश्वास और स्व प्रमाणन की अवधारणा पर आधारित है। इसके तहत अनुमोदन एवं अनुपालन से संबंधित आवश्यकताओं और इस क्षेत्र में प्रवेश करने संबंधी बाधाओं को काफी हद तक कम कर दिया गया है। ड्रोन संबंधी नए नियमों से स्टार्टअप्स के साथ साथ इस सेक्टर में काम करने वाले हमारे युवाओं को भी काफी मदद मिलेगी। इससे नवाचार और कारोबार के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुल जाएंगे। इससे भारत को एक ड्रोन हब बनाने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में भारत की विशिष्ट क्षमताओं का व्यापक उपयोग करने में भी काफी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर सरकार का प्रयास ये है कि अब ड्रोन के जरिए आम आदमी को तरह तरह की सुविधाएं पहुंचे और भारत के सबसे दूर दराज इलाके तक इस तकनीक का लाभ लोगों तक जाए। भारत की कोशिश 2030 तक देश को दुनिया का ग्लोबल ड्रोन हब बनाना है। अरुण शर्मा और धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्र सरकार ने गुरुवार को ई श्रम पोर्टल का अनावरण किया है। ये पोर्टल असंगठित कामगारों पर राष्ट्रीय डेटाबेस है। पोर्टल में देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का समूचा आंकड़ा उपलब्ध रहेगा। कोशिश इस बात की है कि श्रमिक यानी हमारे राष्ट्र निर्माताओं की कल्याणकारी योजनाओं तक बेहतर पहुंच हो। असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डेटाबेस होगा तैयार। ई श्रम पोर्टल की हुई शुरुआत। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने की शुरुआत। वर्चुअल रूप से हुए समारोह में देश भर के राज्यों से श्रम मंत्री शामिल हुए। मंत्रालय ने एनआईसी के तकनीकी सहयोग से असंगठित कामगारों के पंजीकरण और असंगठित कामगारों के आधार से संबंध व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए ई श्रम नामक पोर्टल विकसित किया है। देश के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। देश में 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार का अनुमान है। एक पोर्टल के अंतर्गत ये पंजीकृत किए जाएंगे। ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क होगा। इसके लिए आपको अपनी जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, सामाजिक श्रेणी जैसी जानकारियों को दर्ज कराना होगा। अभी ये हिंदी और अंग्रेजी भाषा में है, बाद में इसे अन्य भाषाओं में भी शुरू किया जाएगा। कामगारों को सीएससी या कहीं भी अपने पंजीकरण के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। प्रत्येक पंजीकृत असंगठित कामगार को ई श्रम पोर्टल पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का पात्र होगा। केंद्र और राज्य सरकारों की लागू की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पूरा करने में भी ये सहायता मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कामगारों को विभिन्न स्थानों पर बार बार अपना पंजीकरण नहीं कराना होगा। उन्हें 12 अंकों का विशिष्ट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा और वे इस कार्ड के माध्यम से कहीं भी कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का उपयोग करने में सक्षम होंगे। उन्होंने राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से अपने अपने राज्यों में असंगठित कामगारों के ब्यौरे जुटाने और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने का आह्वान किया। हमने इस बात का जरूर ध्यान रखा है कि इसको बनाते समय सरल रजिस्ट्रेशन की पद्धति हो। सरल रजिस्ट्रेशन की पद्धति का अर्थ है कि अगर एक मजदूर के मोबाइल से 4 लोगों का भी रजिस्ट्रेशन है तो उस संकल्पना को भी हमने साकार किया है। मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ कर इसे राज्य सरकारों को सौंप दिया है। छूटेगा नहीं कोई कामगार, योजना पहुंचेगी सबके द्वार थीम पर इस पोर्टल को शुरू किया गया है। ई श्रम पोर्टल देश के लाखों असंगठित कामगारों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि असंगठित कामगारों के लिए 2 अधिनियम थे, अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम 1979 और असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, जो पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं पाए गए। पहली बार असंगठित कामगारों की एक नई श्रेणी गिग प्लेटफॉर्म कामगारों को संहिता में शामिल किया गया है। राज्य सरकारों ने अपने स्तर पे काम शुरू कर दिया था। अब जो उनका डाटा है वो सब इसमें हम सम्मिलित करेंगे और साथ ही ये यहाँ जो हम डाटा लेंगे जो कि आगे बढ़ता जाएगा उसको राज्य सरकारों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि उनको अपने स्तर पे कोई बेनिफिट देना हो
वो देते रहें और अपनी योजना बना सकें। देश के प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संघों ने इस प्रयास की सराहना की है। इस योजना की शुरुआत से अजमेर, डिब्रूगढ़ और चेन्नई से लेकर देश के तमाम कामगारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। देश के तमाम हिस्सों में बड़ी आबादी असंगठित कामगारों के रूप में काम करती है। रेहड़ी पटरी पर व्यवसाय करने वाले हों, छोटी दुकानों पर काम करने वाले व्यक्ति या फिर मनरेगा मजदूर हों या घरों पर काम करने वाले लोग, सभी इस पर पंजीकृत हो सकते हैं। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।